हेलो एवरीवन। आज हम लोग हमारा नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोलॉजी की डिफिनेशन के साथ। तो इकोलॉजी जैसे कि इस एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी ही स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इस टर्म को सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हेकल ने, पर यह टर्म सबसे पहले यूज किया गया था रीटर के द्वारा। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। इतनी चीजें हैं जो बेसिक डेफिनेशन और कुछ टर्म्स, कुछ साइंटिस्ट के नाम और टर्म्स जो आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस पेज में हमारे पास इंपॉर्टेंट ये था कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। किसके किसके बीच में? तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, साथ ही साथ किसी ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। ये टर्म सबसे पहले दिया गया था अर्नस्ट हेकल के द्वारा, पर इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था रीटर ने। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी के 4 लेवल्स हैं। अभी तक में जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल। सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यूज मिला के ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और एक ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स मिला के उसकी पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी फॉर्म करती है और कम्युनिटी मिला के बायोम्स बनते हैं। बायोम्स के एग्जाम्पल में आप डेजर्ट बायोम कह सकते हो, रेन फॉरेस्ट बायोम कह सकते हो या फिर टुंड्रा बायोम कह सकते हो। ठीक है। और जो आगे हम देखते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जाकर अगर हम उसके आसपास के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्मिक लेवल या इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, विच इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही एनवायरनमेंट में अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग एडेप्टेशंस बनाता है। जैसे कि पोलर बेयर, इसके थिक फर होते हैं। कैमल का हम्प होता है जिसमें पानी फैट के रूप में स्टोर्ड होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एडेप्टेशंस करती है अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए भी। इसको ही हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि अलग अलग बायोम्स होते क्यों हैं, अलग अलग बायोम क्यों होते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स क्यों होते हैं, ये एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस क्यों होता है। तो देखो, हमारा जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। अपनी एक्सिस पे टिल्ट होता है, साथ ही साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। तो इसका रोटेशन होता है और अर्थ अपनी एक्सिस पे जो टिल्टेड होता है, इसकी वजह से साल भर अर्थ के टेम्परेचर और सीजन में अंतर आता है। अर्थ पे टेम्परेचर और सीजन में अंतर आने की वजह से अलग अलग बायोम्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। ये सब अलग अलग बायोम्स अर्थ के रोटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन सकता है कि अर्थ पे अलग अलग बायोम्स होने का क्या रीजन है। तो आप लिख देंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट इन इट्स एक्सिस इज द मेजर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स। ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। उसके बाद हम देखते हैं रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन अ बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। एक ही बायोम में अलग अलग हैबिटेट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजनल और लोकल वेरिएशंस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बायोम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस किस बायोम में टेम्परेचर कितना और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कितनी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं डेजर्ट बायोम है, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट और टुंड्रा। ठीक। तो देखो यहाँ पर डेजर्ट में ऑब्वियसली बात ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन बहुत कम। तो डेजर्ट हमारा डेजर्ट बायोम कुछ इस जगह से प्लेस्ड है। इसके बाद ग्रासलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर लगभग डेजर्ट के जितना ही, उससे कहीं कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है। टेम्परेट फॉरेस्ट का टेम्परेचर भी ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा। कोनीफेरस फॉरेस्ट में टेम्परेचर कम और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा और प्रेसिपिटेशन भी सबसे ज़्यादा। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर भी सबसे कम और
प्रेसिपिटेशन भी काफी कम, सिर्फ डेजर्ट से ज्यादा। अब इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग हैबिटेट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो लाइफ है जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है वो एकदम अलग अलग एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी लाइफ पाई जाती है। जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान डेजर्ट में कोई भी लाइफ नहीं, वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। मेघालय फॉरेस्ट जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। डीप ओशन ट्रेंचेस में भी लाइफ पाई जाती है, टोरेशियन स्ट्रीम्स में भी। साथ ही साथ जो पोलर रीजन्स बहुत ही ठंडे हैं, परमाफ्रॉस्ट यानी कि स्नो से भरे हुए, उन पोलर रीजन में भी लाइफ पाई जाती है। हाई माउंटेन टॉप्स पे भी लाइफ पाई जाती है जहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। थर्मल स्प्रिंग्स में भी लाइफ पाई जाती है, कंपोस्ट पिट्स में भी लाइफ पाई जाती है। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है ये भी कई सारे माइक्रोब्स का हैबिटेट है। तो मतलब लाइफ एकदम एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में भी पाई जाती है, ना कि सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में। एकदम एक्सट्रीमली हार्श अनफेवरेबल कंडीशन में भी लाइफ पाए जाते हैं। अब देखो कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब। और कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब मिला के यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स मिला के और एबायोटिक कंपोनेंट मिला के अलग अलग हैबिटेट में वेरिएशंस करते हैं। ठीक, अब एक बहुत ही इजी सा टर्म है नीश। ठीक, नीश को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हर ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट में एक अलग पोजीशन है और एक अलग रोल है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट में जो रोल और पोजीशन है उसको ही उस ऑर्गेनिज्म का नीश कहते हैं। ठीक, द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इट्स नीश। नीश क्या डिफाइन करता है? नीश डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना अलग अलग कंडीशन टॉलरेट कर सकती है, अलग अलग रिसोर्सेज को वो कैसे यूटिलाइज कर सकती है। यही होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीश। अब हम लोग चले आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। एबायोटिक फैक्टर में हमें 4 फैक्टर्स पढ़ना है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के बारे में सिंपल सी एक चीज पूछी जाए तो आपको टेम्परेचर के बारे में ये बात याद रखनी है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक, सबसे रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है अर्थ पर टेम्परेचर अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है। ये क्यों होता है? अब देखो इक्वेटर है बीच में और दोनों एंड पे पोल्स हैं। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। ठीक, ये एकदम सब जीरो लेवल से लेकर के 50 डिग्री से ज्यादा तक भी वैरी करता है। ट्रॉपिकल डिजर्ट में ये बहुत ज्यादा, लार्जर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो सकता है। एवरेज टेम्परेचर आपका जो थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। तो लाइफ एकदम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में भी पॉसिबल है। टेम्परेचर से क्या होता है? टेम्परेचर के बारे में हमने जो सबसे पहला पढ़ा कि टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करती है। कौन सा एंजाइम? हर एंजाइम टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होता है, तो ये एंजाइम काइनेटिक्स को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करती है, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर है, क्योंकि ये एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है, बेसल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो हर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे मैंगो ट्री टेम्परेट कंट्रीज में नहीं हो सकती है, जैसे कनाडा या जर्मनी, इन सब में नहीं हो सकती है। साथ ही केरला के फॉरेस्ट में स्नो लेपर्ड्स नहीं देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका रेंज नहीं है, टेम्परेचर रेंज, उस टेम्परेचर रेंज में वो नहीं रहेंगे। ऐसे ही जो टूना फिश है वो ओशन के ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से ज्यादा पाई ही नहीं जाती इस तरफ। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे। मैंगो ट्रीज cannot grow in temperate countries. There is no snow leopard in Kerala forest and tuna fishes are rare beyond the tropical latitude in the ocean. ठीक, अब देखो अब टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अलग अलग टेम्परेचर, काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, वो काफी टेम्परेचर्स में जिंदा रह सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं उनको कहा जाता है यूरीथर्मल,
और जो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं उनको कहा जाता है स्टीनोथर्मल। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के बेसिस पे पूछा जाए तो यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स को आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा एबायोटिक फैक्टर हमारे पास आता है वाटर का। वाटर ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा टेम्परेचर था, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा वाटर है। अब देखो, जो डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास तो पानी बहुत कम होगा, इसीलिए उनके पास अलग अलग एडेप्टेशंस हैं ताकि वो उस लिमिटेड रिसोर्स, जो उनके पास लिमिटेड वाटर है, उसको वो अच्छी तरीके से यूज कर सकें, प्रॉपरली यूज कर सकें। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। कौन सा प्लांट कितना प्रोडक्टिव होगा, साथ ही कौन सा प्लांट कहाँ उगना है, ये भी वाटर के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर का जो क्वांटिटी है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन है, कितना पीएच है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पानी में कितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसको ही सलाइनिटी कहते हैं, सलाइनिटी इन पार्ट्स पर 1000। अब देखो, इन लैंड वाटर का लेस देन 5 होना चाहिए, सी का 30 to 35 होना चाहिए, और कुछ हाइपर सलाइन लगून्स हैं जिनका 100 से भी ज्यादा सलाइनिटी होता है, यानी कि 100 से भी ज्यादा पार्ट्स पर 1000 होता है हाइपर सलाइन लगून्स का। अब इस सलाइनिटी के टॉलरेंस पे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना सलाइन वाटर झेल सकता है, इस पे भी ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा गया है, यूरीहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन। यूरीहेलाइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को झेल सकते हैं, स्टीनोहेलाइन सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी को झेल सकते हैं। ठीक, जैसे यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल था। यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता था और स्टीनोथर्मल नैरो रेंज, वैसे ही यूरीहेलाइन वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को झेल सकती है और स्टीनोहेलाइन नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी को। सलाइनिटी के बारे में अगर एक इंपॉर्टेंट बात कहें तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो सी वाटर में लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, एंड वाइस वर्सा, यानी सी वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं जिनको ज्यादा सलाइनिटी चाहिए वो भी फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होने लगेगा। इसके बाद हम लोग तीसरा एबायोटिक फैक्टर के ऊपर आते हैं, जो कि है लाइट। लाइट क्यों चाहिए? प्लांट्स को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो छोटे छोटे फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, वो ऐसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि वो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर पाए। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में उनके ऊपर जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं, कैनोपी वाले ट्रीज हैं, उनका छाव उनके ऊपर आता है, तो उनके पास सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है। तो जो छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स और श्रब्स हैं, उन्होंने अपने आप को ओवर द टाइम ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि वो लो टेम्परेचर में भी, यानी कि लो लाइट में भी फोटोसिंथेसाइज कर पाए। उसके बाद कुछ जो प्लांट्स हैं जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्लावरिंग के लिए भी, यानी कि फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, जिसके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है। जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स थे, वैसे ही कुछ प्लांट सनलाइट के ऊपर फ्लावरिंग के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं, उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। अब देखो, कुछ एनिमल्स जो हैं अपना डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन अलग अलग रखते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये भी लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। साथ ही उनकी टाइमिंग जो है फॉरेजिंग के लिए और रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए, ये भी लाइट की वजह से डिसाइड कर पाते हैं वो। सन इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर लाइट एंड टेम्परेचर ऑन लैंड। लैंड पे लाइट और टेम्परेचर के लिए सन ही अल्टीमेट सोर्स है। ओशियन में 500 मीटर से गहराई पे जाने पर वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, वहां पे एनवायरनमेंट डार्क है, वहां पे कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। अब देखो, अब ये जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी कहते हैं, ये जो एक स्पेक्ट्रम है पूरा लाइट का, इसमें यूवी स्पेक्ट्रम काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। नॉट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैरीन प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि वहां तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर हम लाइट के स्पेक्ट्रम को देखें तो सिर्फ इतना ही विजिबल लाइट है। इसके इस तरफ इंफ्रारेड है और इसके इस तरफ अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है, इस तरफ अल्ट्रा वायलेट, इस तरफ सिर्फ इतना ही विजिबल रेंज है, इस तरफ इंफ्रारेड। अब हम लोग चौथे फैक्टर पे आते हैं, विच इज सॉइल। सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी डिफर करता है अलग अलग क्लाइमेट की वजह से। अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाने वाले सॉइल्स अलग अलग होंगे। वेदरिंग प्रोसेस क्योंकि उनका अलग रहा होगा, सेडिमेंटेशन अलग अलग रहा होगा, यानी जिस अलग अलग रॉक से बने हैं वो सॉइल, वो अलग अलग होंगे, अलग रॉक से अलग सॉइल। साथ ही साथ सॉइल डेवलपमेंट में कौन सा मेथड हुआ था वो भी डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर।
तो अलग अलग सॉइल अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट पे पाए जाते हैं। सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, ये सब डिटरमाइन करता है वाटर का, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत है, उसके लिए सॉइल ऐसा होना चाहिए जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, तभी तो वो ज्यादा वाटर होल्ड कर पाएगा और उस प्लांट को ज्यादा वाटर मिल पाएगा इन द लॉन्ग रन। तो सॉइल का जो कॉम्पोजिशन है, उसका ग्रेन साइज है और एग्रीगेशन है, ये डिटरमाइन करता है परकोलेशन को। परकोलेशन मतलब पानी का रुकाव, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। These characteristic and parameter like pH, mineral composition and topography, topography हो गया तुम्हारा वहाँ का geographical distribution, pH है, mineral composition है और topography है, ये सब determine करता है किसी भी area में कितना vegetation होगा, कौन कौन से animals रहेंगे इसको। Aquatic environment में the sediment characteristic determine the type of benthic animals। इतनी चीजें थी soil के बारे में। तो चारों abiotic characters को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है रिस्पॉन्सेस। तो इन सभी एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन एबायोटिक फैक्टर्स को लेकर के रिस्पॉन्स कैसा कैसा होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि होम्योस्टेसिस करके रखते हैं। होम्योस्टेसिस कहते हैं एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, इसको ही कहते हैं होम्योस्टेसिस। ऐसे अब ये चार तरीकों से पॉसिबल है। कैसे मेंटेन करना है होम्योस्टेसिस? इसके लिए चार तरह की चीजें हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेज अपनाते हैं। ये चार चीजें क्या क्या हो सकती हैं? रेगुलेट करना, कंफर्म करना, माइग्रेट करना या सस्पेंड करना। इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं? अब देखो, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हम फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मीन्स अपना सकते हैं। अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हमको मेंटेन करना है, वही है हमारा होम्योस्टेसिस। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल सकता है, लेकिन उसके बदलने के बावजूद हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना है। ये करने के लिए हम होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं? अलग अलग फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स के थ्रू करते हैं। कैसे? अगर हम इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं थर्मल रेगुलेशन। अगर अंदर का ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हम बैलेंस रखते हैं उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हम थर्मो रेगुलेशन होता है और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अब देखो, ये किस किस में होता है? लगभग सभी बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है, कुछ कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है और इनवर्टिब्रेट्स में होता है। अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इन चारों ही रिस्पॉन्सेस को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेट कैसे करना होता है। रेगुलेटर्स, जो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट करते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, देखो, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स। जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपना होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं। ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिसको थर्मो रेगुलेशन हमने कहा है, साथ ही कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेटर्स में हमारे लगभग सारे बर्ड्स एंड मैमल्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। थर्मो रेगुलेशन जो है ये काफी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे जब ठंडी आती है तो हम कप आने लगते हैं, क्यों? ताकि उससे हीट जनरेट हो सके। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है और हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, इसीलिए हमारी बॉडी शिवर करती है ताकि उससे हीट जनरेट हो सके। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो कि बहुत कोल्ड है उसको हम टैकल कर सकें। कुछ कुछ बहुत ही छोटे एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि श्रूज, हमिंग बर्ड्स, ये सब, इनके पास लार्जर सरफेस एरिया होता है उनकी बॉडी का। उनके वॉल्यूम के कंपेयर उनका बॉडी का सरफेस एरिया लार्जर होता है, इसीलिए वो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा जल्दी हो पाएगा। अब जब ये होता है, जब बाहर ठंड होती है तो वो अपनी बॉडी का हीट बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर बॉडी हीट जनरेट करना है उसके लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसीलिए यही रीजन है कि पोलर रीजन्स में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो स्मॉल नहीं होते, वो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। क्यों? अगर बड़े एनिमल्स होंगे तो उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका बॉडी का सरफेस एरिया कम होगा। जब बॉडी का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होगा तो हीट लॉस कम होगा, जिससे कि बाहर की ठंड से को वो झेल पाएंगे, ना कि हीट बहुत जल्दी लूज कर देंगे। अब देखो,
मैमल्स में ऐसा क्यों हो पाता है इजीली? मैमल्स का सक्सेस इसलिए है क्योंकि मैमल्स अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। समर में जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम स्वेटिंग करते हैं। बाहर का टेम्परेचर जब 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो हम स्वेटिंग करते हैं, जिससे कि इवेपोरेटिव कूलिंग का इफेक्ट मिलता है हमको। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग। तो जब हम स्वेटिंग करते हैं तो उसका इवेपोरेशन होता है जिससे कि कूलिंग होती है और बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। विंटर्स में जब टेम्परेचर 37 से कम होता है तो शिवरिंग होने लगती है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होता है और बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। अब आगे देखते हैं कन्फर्मर्स। जो एनिमल्स कन्फर्म करते हैं उनको कन्फर्मर्स कहते हैं। तो लगभग 99% ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, वो कन्फर्म करते हैं। उनको कहते हैं कन्फर्मर्स। इनका बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज होता रहता है। इनको कन्फर्मर्स कहा जाता है। एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनके जो बॉडी फ्लूइड का है वो उनके एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। उनका जो एम्बियंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा वही उनकी बॉडी फ्लूइड का भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इंटरनल लेवल, ये एक्सटर्नल लेवल है। अब जिसका इंटरनल जो है एक्सटर्नल के साथ चेंज होगा उसको कहेंगे कन्फर्मर्स। रेगुलेटर्स का कांस्टेंट है, एक्सटर्नल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनका इंटरनल सेम रहेगा। उसके अलावा आते हैं कुछ पार्शियल रेगुलेटर्स। ये पार्शियल रेगुलेटर्स कुछ हद तक तो रेगुलेट करते हैं, कुछ हद तक ये लोग कन्फर्मर्स जैसा चेंज होते रहते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ये इनका बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद वो रेगुलेटर्स जैसा बिहेव करने लगते हैं, इसीलिए इनको पार्शियल रेगुलेटर्स कहा जाता है। तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स और पार्शियल रेगुलेटर। इन चीजों के अलावा माइग्रेशन भी एक ऑप्शन होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। काफी सारे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स जो हैं वो टेम्पोररीली किसी स्ट्रेसफुल हैबिटेट से निकल कर चले जाते हैं। जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन आता है तो वो किसी बेटर जगह जहां पर उनको वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ना झेलना पड़े, मोर हॉस्पिटेबल एरिया में वो चले जाते हैं। और जब वो स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म हो जाता है तब वो रिटर्न हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। जैसे कि ठंडी के दौरान क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, वहां पर साइबेरिया से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं क्योंकि वो नॉर्थर्न रीजन के बहुत एक्सट्रीमली ठंड को झेल नहीं पाते और वो राजस्थान में आकर के ठंड भर यहाँ रहते हैं। ठंड खत्म होने पर वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स एक और मेथड अपनाते हैं जिसको सस्पेंड करना कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ लोअर प्लांट्स में वो क्या करते हैं, कुछ स्पोर्स डेवलप करते हैं जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन झेलने में मदद करती है। और वापस से जब सूटेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाते हैं। हायर प्लांट्स में सीड्स बनते हैं, कुछ और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि काफ़ी लंबे पीरियड को वो वैसे ही झेल जाते हैं। उसमें उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है या एकदम ही बंद हो जाता है। और बाद में जब वापस से फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होता है उसके बाद उनका जर्मिनेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल एनिमल्स में देखा जाता है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉज के थ्रू। हाइबरनेशन क्या है, जिसको विंटर स्लीप भी कहते हैं। कुछ बेयर्स विंटर के दौरान स्लीप में चले जाते हैं। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। कुछ स्नेल और फिशेज समर के दौरान स्लीप में चले जाते हैं। और डायापॉज होता है ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। कुछ जू प्लैंक्टन्स कुछ टाइम के लिए अपना डेवलपमेंट रोककर पूरा मेटाबॉलिज्म एकदम लो करके डायापॉज की स्टेट में चले जाते हैं। तो इन 3 तरीकों से कुछ एनिमल्स सस्पेंड कर जाते हैं, इन सभी एबायोटिक स्ट्रेसेस को नहीं झेलते। इसके अलावा कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ एडेप्टेशंस भी देखा जाता है। एडेप्टेशन किसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज या फिजियोलॉजिकल चेंज लाना, बिहेवियरल चेंज लाना, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर पाए, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी कर पाए। काफी सारे एडेप्टेशंस जो हैं वो इवॉल्व भी हुए हैं, साथ ही साथ जेनेटिकली फिक्स भी होते चले गए हैं। जैसे कि एडेप्टेशन इन कंगारू रैट। कंगारू रैट में क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है जो कि वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट उनको देता है।
अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनके पास पास कोई भी वाटर का सोर्स अगर नहीं है तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करके इनकी बॉडी इनको वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट देती है। ये साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं ताकि वाटर का लॉस बहुत कम से कम हो पाए। ठीक, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए मिनिमल वाटर का यूज करते हैं। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स में अगर देखा जाए तो इनके बाहर थिक क्यूटिकल डेवलप्ड होता है, उनकी लीफ सरफेस पर इनका संकन स्टोमेटा होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ट्रांसपीरेशन से होने वाला वाटर लॉस काफी मिनिमाइज हो जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर कैम पाथवे होता है। कैम पाथवे के बारे में भी आपने प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में पढ़ा था, जिससे कि इनका स्टोमेटा जो होता है वो डे टाइम में क्लोज रहता है। अगर स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो वो ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो होगा ही नहीं। कुछ डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि ओपुंशिया है, इनके में कोई लीफ ही नहीं होता, वो लीफ को रिड्यूस कर देते हैं स्पाइन में और फोटोसिंथेसिस उसमें स्टेम से होता है। तो जब लीफ ही नहीं रहेगा, ट्रांसपीरेशन ही नहीं होगा, स्टोमेटा रहेगा ही नहीं, तो ट्रांसपीरेशन से होने वाला वाटर लॉस नहीं होगा। तो वाटर लॉस डेजर्ट में वाटर लॉस से बचना है क्योंकि वहां पर वाटर का एक्सटर्नल सोर्स नहीं मौजूद है। तो इसीलिए ये सब अडेप्टेशंस डेजर्ट प्लांट में देखे जाते हैं जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। उसके बाद मैमल्स में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं। जो कोल्डर रीजन के मैमल्स हैं उनके कान छोटे होते हैं और लिम्स भी छोटे होते हैं। जितना बड़ा कान होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर उनके लिम्स बड़े होंगे तो लिम्स का भी सरफेस एरिया ज्यादा होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होने से हीट लॉस भी ज्यादा होगा। तो उस हीट लॉस से बचने के लिए कोल्डर रीजन के मैमल्स का कान और हाथ छोटा होता है। इसको एलेंस रूल कहा जाता है। इसको याद रखना है। कुछ एक्वेटिक मैमल्स हैं जैसे कि सील, इनके बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसको ब्लबर कहते हैं, ताकि वो इंसुलेटर जैसा काम करे और उनकी बॉडी हीट रिड्यूस ना हो, बॉडी हीट अंदर रहे, क्योंकि कोल्डर रीजन में हीट को प्रिजर्व करके रखना है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशंस होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया। ये काफी गर्म जगहों पे पाई जाती है जैसे कि हॉट स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। कुछ फिशेज अंटार्कटिक वाटर्स में भी जिंदा रह पाती हैं जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। कुछ मरीन इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं और फिशेज हैं जो कि काफी गहराई में रहते हैं, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स काफी ऊंची जगहों पर, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस जो कि 3500 मीटर से भी ऊंचे हैं, वहां पर रहते हैं, जहां पर हमें नॉर्मली ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है क्योंकि बहुत हाइट पे जाने पे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम होने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नोजिया, हार्ट पैल्पिटेशन एंड फैटीग। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसीलिए बॉडी को इनफ O2 नहीं मिल पाता। धीरे धीरे हम उस सिचुएशन से एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। एक्लेमेटाइज मतलब धीरे धीरे वहां पर सूटेबल फील करना, धीरे धीरे वहां पर अडेप्ट कर जाना, जिससे कि बॉडी वहां के लोअर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन से कंपेंसेट कर पाती है। अब वहां पर लोअर O2 कंसेंट्रेशन से कंपेंसेट करने के लिए आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत ऊंचाई पे रहने वाले लोगों का आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, ताकि ब्रीदिंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाना ना पड़े, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ होम हेमोग्लोबिन। ये कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशंस थे। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ डेजर्ट लिजार्ड जो होते हैं वो सन में आकर के खड़े हो जाते हैं और हीट एब्जॉर्ब करते हैं जब उनका बॉडी टेम्परेचर लो होता है, और जैसे ही एम्बियंट टेम्परेचर बढ़ने लगता है तभी वो शेड में वापस से चले जाते हैं। कुछ स्पीशीज होते हैं जो कि सॉइल के अंदर बड़ों में जाकर के अपना खुद को हाइड कर लेते हैं और ग्राउंड के ऊपर के हीट से अपने आप को बचा लेते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने देखा था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, अब आते हैं हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर। कोई भी अगर इंडिविजुअल, सबसे पहले हमने देखा इंडिविजुअल, अब कुछ इंडिविजुअल का अगर ग्रुप रहेगा तो उसको कहेंगे हम पॉपुलेशन। ठीक, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज के हों किसी गिवन जोग्राफिकल एरिया में, उनको कहेंगे हम पॉपुलेशन। साथ ही साथ इनके में एक और इनका क्या फीचर है कि ये शेयर करते हैं या compete करते हैं सिमिलर रिसोर्सेस के लिए, और ये पोटेंशियली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। एग्जाम्पल, जितने वेटलैंड में जितने भी कॉर्मोरेंट्स होते हैं
या फिर किसी अबैंडन ड्वेलिंग में जितने भी रैट्स हैं, फॉरेस्ट में जितने भी टीकवुड ट्रीज हैं, साथ ही साथ किसी कल्चर प्लेट में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो सब एक पॉपुलेशन है। साथ ही साथ किसी पॉन्ड में जितना भी लोटस प्लांट है, वो सब मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं लोटस प्लांट का। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को आपस में लिंक करता है। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सबको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। बर्थ रेट किसको कहेंगे? पर कैपिटा बर्थ। ठीक है, कितना बर्थ हो रहा है किसी पॉपुलेशन में उसको हम कहेंगे पर कैपिटा बर्थ, या उसको ही कहेंगे बर्थ रेट। एक पॉन्ड में मान लो 20 लोटस प्लांट पिछले साल थे और कुछ कुछ प्लांट्स ने रिप्रोड्यूस किया और नए प्लांट्स भी आ गए और अभी आकर के अगर 28 प्लांट्स हो गए तो बर्थ रेट क्या हुआ? एक साल में बढ़ोतरी कितने की हुई है? 8 की। तो हम लोग 8 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जितना ओरिजिनल पॉपुलेशन था उससे, 8/20 करेंगे तो हमारे पास 0.4 ऑफस्प्रिंग आ गया। तो इस पॉन्ड का बर्थ रेट हो गया 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट को हम डिफाइन करते हैं पर कैपिटा डेथ से। अगर मान लो किसी लेबोरेटरी में 4 इंडिविजुअल्स थे, ठीक, 40 फ्रूट फ्लाइज थे, ठीक है, जिसमें से 4 की डेथ हो गई तो डेथ रेट क्या हुआ? 4 अपॉन ओरिजिनल, 4/40 विच इज 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये हो गया उस फ्रूट फ्लाई का डेथ रेट। इसके बाद हम चलते हैं सेक्स रेशियो के बारे में जानते हैं। सेक्स रेशियो सिंपल, किसी भी पॉपुलेशन में कुछ मेल्स होंगे कुछ फीमेल्स होंगे, तो उसी को हम कहते हैं सेक्स रेशियो, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं 60% पॉपुलेशन कहीं की अगर फीमेल है और 40% मेल है तो ये उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो बताता है कि वहां पर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं। इसके साथ हम एक और चीज स्टडी करते हैं विच इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। ठीक है, एज पिरामिड क्या है? एज पिरामिड एक स्ट्रक्चर है जो कि हमको एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताता है, यानी कि किसी एज ग्रुप में कितना परसेंटेज है मेल्स का और फीमेल्स का। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड्स बनते हैं, जो वो एज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, दोनों में। ठीक है, अगर ये एज पिरामिड बनाने को कहा जाए तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और ये 3 फेजेस में बनाया जाता है, जो कि एज बता रहा है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पर देखो, अगर इस तरह तरह का कोई पिरामिड बन करके आता है, इसको कहते हैं एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग। ठीक है, अगर इस तरह से कोई बन के आता है इसको कहते हैं स्टेबल, और अगर इस तरह से कोई पिरामिड बन के आता है इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये तीनों एज पिरामिड्स आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, कभी अगर एग्जाम में आता है, ताकि आप इजीली इसका डायग्राम बना सके। ठीक है, इसके साथ ही एक नया टर्म आता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है पॉपुलेशन साइज, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं और जिसको एन से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी किसको कहेंगे ना? किसी भी एरिया में पर यूनिट एरिया किसी भी स्पीशीज का कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उसको ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर इज लेस देन 10। इसका मतलब, अब देखो कि साइबेरियन क्रेन्स जो भरतपुर वेटलैंड में आ रहे हैं किसी भी साल, वो 10 से कम आ रहे हैं, तो इसको ही कहेंगे उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करी जाए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यहाँ देखें क्लेमाइडोमोनास, तो ये किसी भी पॉन्ड में लाइक मिलियंस में पाया जाता है, तो ये उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है विद इन मिलियंस। ठीक, पॉपुलेशन साइज को हम लोग परसेंटेज कवर या बायोमास में भी नापते हैं। अब देखो, बनियन ट्री में तुम ये, या यहाँ पर पार्थेनियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली काउंट नहीं कर सकते बैठ करके, इसीलिए यहाँ पर पार्थेनियम के केस में हम परसेंटेज कवर बायोमास को हम कंसिडर करेंगे, या बैनियन ट्री का भी हम नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें भी हम उसका परसेंटेज कवर बायोमास का हम वो करेंगे। देखो यहाँ पर, इन एन एरिया 200 पार्थेनियम प्लांट एंड अ ह्यूज बैनियन ट्री आर सीन। इस केसेस में परसेंटेज कवर को कंसिडर करते हैं या बायोमास को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पर ह्यूज पॉपुलेशन को ऐसे मेजर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हम एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं।
कैलकुलेट करते हैं बिना एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी जाने हुए। एग्जाम्पल, अगर एक बार किसी ट्रैप में कितनी मछली आ रही है, उससे हम टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, ना कि एक एक मछलियों को गिनेंगे हम। अगर एक बार में 100 आ रही है तो हम ध्यान देंगे कि कितने बार में कंप्लीटली आ सकती है, तो हम उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगाते हैं, ना कि एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी में बैठ के एक एक को काउंट करते हैं। कुछ केसेस में इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी होता है, जहां पर वो काफी रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी, लेकिन वहां पर प्रॉपरली एस्टिमेट करना मुश्किल है। उस जगह पर इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। जैसे देखो, टाइगर सेंसस अगर नेशनल पार्क वगैरह में करना होता है तो एक एक टाइगर को पकड़ के तो हम काउंट नहीं कर सकते। उस केस में टाइगर के पग मार्क्स या फीकल पेलेट्स अगर पाए जाते हैं तो उनको कंसिडर किया जाता है, और उस बेसिस पर अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर कितना टाइगर का नंबर है। इसके अलावा अब हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि कितना फूड अवेलेबल है, वहाँ पर प्रेडेटर्स कितने पॉसिबल हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, इन सब के बेसिस पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ का पता लगाते हैं। ठीक है। अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज होने की वजह से पॉपुलेशन फ्लरिश करेगा यानी बढ़ेगा या डिक्लाइन करेगा, इसका हमें आइडिया भी लगता है। तो 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं: नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। नेटालिटी क्या है? बर्थ रेट, जो हमने पढ़ा था। किसी पॉपुलेशन में किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने बर्थ्स हुए हैं उसको हम नेटालिटी कहते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। मोर्टालिटी इज डेथ रेट, कितना एक पॉपुलेशन में गिवन पीरियड में कितने डेथ्स हुए हैं उसको मोर्टालिटी कहते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। इमिग्रेशन है, किसी भी हैबिटेट में सेम स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स जो हैं कहीं और से आए, उसको कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और किसी भी गिवन टाइम में किसी हैबिटेट में एक जगह से कितने लोग उठ करके चले गए, कितने इंडिविजुअल्स वहां से एग्जिट कर गए, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इमिग्रेशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, कहीं पे बर्थ होगा तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, कहीं पे अगर डेथ होगा तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। ऐसे ही अगर लोग इमिग्रेट करेंगे तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, और अगर इमिग्रेट करेंगे, वहां से चले जाएंगे, तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ रेट जो है वो मेजर फैक्टर होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कहीं नई जगह पर अगर कॉलोनाइजेशन हो रहा है तो इमिग्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है वहां के पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, बर्थ रेट से भी ज्यादा। अब देखो, यहाँ पे 4 चीजें और एक यहाँ पर इक्वेशन बन के आता है कि देखो, इमिग्रेशन भी एड ऑन करता है, नेटालिटी भी एड ऑन करती है, मोर्टालिटी माइनस करता है, और एमिग्रेशन भी माइनस करता है। एक पॉपुलेशन डेंसिटी में 2 एड ऑन्स करते हैं और 2 उसमें से घटाते हैं। इसके लिए हमको अगर देखना हो, अगर एन को हम पॉपुलेशन डेंसिटी माने और टाइम टी पर, और टाइम टी प्लस 1 पे हम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी प्लस 1 बोले, तो एन टी प्लस 1 क्या होगा? एन एट द टाइम टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। अब अगर यहाँ पर देखो, सिंपल था ना ये, किसी गिवन टाइम पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एन है, ठीक, तो टी प्लस 1 टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी प्लस 1 हो जाएगा। अब ये एन टी प्लस 1 कैसे हम करेंगे? जो एन एट द टाइम टी था उसमें एड ऑन क्या क्या करना है? नेटालिटी और इमिग्रेशन को ऐड करना है, और माइनस किन किन को करना है? इमिग्रेशन को और डेथ रेट को। ठीक है, अब सिंस यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस है ना, तो ये दोनों ही माइनस साइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन के आता है आपके पास आपके पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, जिसको आपको याद रखना है। अब देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी तभी बढ़ेगी जब बी प्लस आई डी प्लस ई से ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तब तो नेगेटिव में चला, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव में चला जाएगा ना, तो फिर एन टी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, एन टी हमें वो ज्यादा हो जाएगा एन टी प्लस 1 से, तो वैसे में पॉपुलेशन डेंसिटी नेगेटिव में चली जाएगी। इसके अलावा कुछ ग्रोथ मॉडल्स हैं जिनको हमें देखना है। ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है? देखो, जब रिसोर्सेज यानी कि फूड एंड स्पेस ये अनलिमिटेड हो। ठीक है, देखो रिसोर्सेज जो है फूड और स्पेस ये बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी केस में ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, हर स्पीशी अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो करे, ठीक है, उस केस में पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है। इसको ही एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक, इस केस में देखो, जब पॉपुलेशन साइज n है, बर्थ रेट क्या हो गया, स्मॉल b से डिनोट अगर कर रहे हैं, डेथ रेट को हम स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज, n में इंक्रीज या डिक्रीज को हम ऐसे डिनोट करेंगे, dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन। ठीक, अगर b माइनस डी को हम r कंसिडर कर लें यहां पर, तो dn बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास rn, और इसमें एक जे शेप्ड ग्राफ बन के आता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप्ड ग्राफ बन के आता है। यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है, यहाँ पर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। यहाँ पे जो आर की बात हमने की थी, आर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के इम्पैक्ट्स को हमें बताता है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का क्या इम्पैक्ट है ये हमें बताता है स्मॉल आर। जैसे नॉर्वे रैट का स्मॉल आर का वैल्यू 0.015 होता है, फ्लोर बीटल का 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया का स्मॉल आर वैल्यू 0.02 है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब देखो, जो इंटीग्रल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, इसका इक्वेशन ये कुछ ऐसा बन के आता है, एन टी इज इक्वल्स टू एन जीरो, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये एट टाइम टी। ठीक, जहां पे एन टी इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, स्मॉल आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और स्मॉल ई जो है ये तो नेचुरल लॉगरिथम का बेस है जिसका वैल्यू 2.71 होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अलावा एक दूसरा ग्रोथ पैटर्न देखा जाता है विच इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था, वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेस थे, है ना। तो देखो, अब नॉर्मली नेचर में कोई भी पॉपुलेशन को ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखा जाता है। कहीं हर जगह पे लगभग कंपटीशन तो आ ही जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो ही सरवाइव करता है और वो ही सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है। तो नेचर में किसी भी हैबिटेट में अगर इनफ रिसोर्स है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करने के लिए, उसके इसमें भी एक पॉइंट आता है जिसके बियॉन्ड कोई फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के। अब देखो, अगर किसी पॉपुलेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो शुरू शुरू में एक लैग फेज आता है। ठीक, उसके बाद एक फेज ऑफ एसेलरेशन आता है, उसके बाद एक फेज ऑफ डिसेलरेशन आता है, और फाइनली एसिम्पटोट हो जाता है। एसिम्पटोट का मतलब स्टॉप कर जाना। इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को हम वर्ल्ड हॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, या सिंपली लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक एस शेप्ड ग्राफ आता है जिसको सिग्मोइड कर्व कहते हैं। इस ग्रोथ का, लॉजिस्टिक ग्रोथ का एक इक्वेशन है dn बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर एन के माइनस एन बाई के, जहां पे हमने k को क्या कहा, कैरिंग कैपेसिटी। देखो, n इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k था कैरिंग कैपेसिटी। ज्यादातर एनिमल पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है आइडियल सिचुएशन के लिए, और रियलिस्टिक सिचुएशन जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से डिनोट किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जे शेप्ड कर्व बन के आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, सिग्मोइड कर्व बन के आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में। इसके अलावा कुछ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस जो देखे जाते हैं, जैसे कि देखो, कुछ पॉपुलेशंस जो है वो इवॉल्व करती हैं अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी अपना आर वैल्यू हाई करने के लिए। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं और मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। जैसे देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक बैम्बू का एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। दूसरा एग्जाम्पल है पैसिफिक साल्मन फिश का। साथ ही साथ कुछ अदर्स, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कई टाइम बहुत बार बार ब्रीडिंग करते हैं। जैसे मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स सिर्फ एक बार नहीं, बार बार ब्रीडिंग करते हैं। कुछ एक ही टाइम पे बहुत सारे स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, जैसे कि
ऑयस्टर्स, पेलागिक फिशेस। इसके अलावा कुछ छोटा नंबर बनाते हैं लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग का, जैसे बर्ड्स, मैमल्स। ठीक। ये फैक्ट ये बताता है कि लाइफ हिस्ट्री को दर्शाता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के उसमें ढाला। लिमिटेड एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होने के बाद अपने हैबिटेट में सबने धीरे धीरे इवॉल्व किया, जिससे सबके रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी इवॉल्व हुई धीरे धीरे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में। इकोलॉजी में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि इकोलॉजी हम उस स्टडी को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का उसके इंटरैक्शन के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि किसी भी पॉपुलेशन का आपस में इंटरैक्शन कैसे होता है। तो ये भी बहुत तरह का हो सकता है, जैसे म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले हम देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज का फायदा है। स्पीशीज, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, दोनों का फायदा है जिसको प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर हार्म होगा तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज हार्म्ड होती हैं, दोनों के लिए माइनस। प्रिडेशन में जो प्रिडेटर है उसका फायदा है और जो प्रे है उसका नुकसान है, तो प्रिडेटर के लिए प्लस, प्रे के लिए माइनस। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा है, जो होस्ट है उसको हार्म है, तो इसमें भी एक प्लस और एक माइनस। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता है, तो एक को में प्लस लिखेंगे और एक को जीरो लिख देंगे क्योंकि उसको ना फायदा है ना नुकसान है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, तो एक के लिए माइनस और दूसरे को जीरो देंगे। इसमें प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म में जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं वो आपस में बहुत क्लोजली रहती हैं। अब डिटेल में हम लोग प्रिडेशन को देखते हैं। प्रिडेशन में एक प्रिडेटर होता है और एक प्रे होता है। इकोलॉजी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ये सभी अपने अपने एस्पेक्ट में प्रेडेटर्स हैं। अभी से यहाँ पर हम जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें से लगभग 25% इंसेक्ट्स फाइटोफेगस होते हैं। फाइटोफेगस का मतलब, फाइटो इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, फाइटो का मतलब होता है प्लांट और फेगस का मतलब खाने वाला, यानी 25% इंसेक्ट्स जो होता है वो प्लांट ईटर्स होता है, जिसको फाइटोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंसेक्ट भी तो प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रही है, प्लांट को प्रिडेट कर रही है, तो इस केस में इंसेक्ट उसकी प्रिडेटर हुई। अगर एक प्रिडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर ले, उस केस में प्रे एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो अगर किसी केस में प्रिडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाए, जिससे अब देखो एक प्रिडेटर है जो प्रे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रे को खाएगा तभी वो जिंदा रहेगा, तो अगर उसने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया अपने प्रे को, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उसके पास अब उसका खाना भी नहीं बचा। उस केस में प्रिडेटर भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो प्रिडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, मतलब वो अपने प्रे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्रेडेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रेडेटर प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। जब कोई एग्जॉटिक स्पीशीज कहीं से आती है, वो किसी नए ज्योग्राफिकल एरिया में उसको रखा जाता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि नए एरिया में उनका नेचुरल प्रेडेटर तो है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में लाने के बाद क्या हो गया? हेवॉक, इसने हेवॉक कॉज कर दिया, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स कॉज कर दी, क्योंकि यहाँ पर इसका नेचुरल प्रेडेटर तो था ही नहीं, हर जगह प्रिकली पियर कैक्टस आ रहा था। तो उसके बाद इसके नेचुरल हैबिटेट से इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था उसको लाया गया, जो कि एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ था। एक मॉथ को लाया गया जिसने फाइनली इसके ऊपर प्रेडेट करना शुरू किया और इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। प्रेडेटर यूज किए जाते हैं बायो कंट्रोल मेथड के तौर पर। प्रेडेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं किसी भी कम्युनिटी में। कैसे? ये प्रे स्पीशीज के बीच में कंपटीशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि इनके प्रे के स्पीशीज डाइवर्सिटी को कंट्रोल में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो जो स्टारफिश पाइसेस्टर है, ये एक जगह से, एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से इन सभी स्टारफिशेस को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया? 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि उनके बीच में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सभी ने एक दूसरे को मार दिया।
तो हमारे प्रेडेटर्स का ये इंपॉर्टेंस है कि ये प्रे का पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा, इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के तौर पे भी यूज किया जाता है। तीसरा, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती हैं। अब देखो, प्रे स्पीशीज के लिए क्या करती है। प्रे स्पीशीज भी प्रेडेटर से बचने के लिए कुछ कुछ तरीके अपनाती है, जैसे कि केमोफ्लाज करती है। केमोफ्लाज को हम कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन, यानी अपना कलर बदलना छुपने के लिए। कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स ऐसा करते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मोनैक बटरफ्लाई है जो कि काफी डिस्टेस्टफुल होती है, मतलब खाने में अच्छी नहीं लगती उसके प्रेडेटर बर्ड को, क्योंकि इसकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल होता है। ये मोनैक बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज में होती है तो एक पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है, जिसकी वजह से ये स्पेशल केमिकल का टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स इसको प्रेडेट नहीं करती। अब थॉर्न्स, साथ ही साथ कुछ थॉर्न्स होते हैं जैसे कि अकेशिया और कैक्टस में, ये इनको इनके प्रेडेटर्स से बचाती है। थॉर्न्स एक सेफ्टी मेजर की तरह काम करते हैं इनकी बॉडी के बाहर, प्रेडेटर्स इनके ऊपर प्रेडेट नहीं करते। साथ ही साथ कुछ प्लांट ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि उनके हर्बीवोर को सिक बनाती है, इनहिबिट फीडिंग करती है या डाइजेशन करती है। साथ ही साथ इसके रिप्रोडक्शन को डिसरप्ट कर देती है या उसको किल कर देती है। एग्जाम्पल, जो कैलोट्रोपिस का प्लांट है, ये ऐसा पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कार्डिया ग्लाइकोसाइड, इसीलिए कोई भी कैटल या गोट इसको नहीं खाते। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टार्कीन, ओपियम, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स के खिलाफ, ताकि वो उनके ऊपर प्रेडेट ना कर सके। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, दूसरा इंटरैक्शन है, वो है कंपटीशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज के फिटनेस से दूसरे स्पीशीज का फिटनेस अफेक्ट होता है, जो कि आर वैल्यू से भी डिनोट करते हैं। एक स्पीशी का जो आर वैल्यू है वो दूसरे स्पीशीज के आर वैल्यू से काफी कम होता है, जिसकी वजह से इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कंपटीशन तब होता है जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करें। कंपटीशन करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का होना भी जरूरी है, तो सेम जोग्राफिकल एरिया में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन तब होता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन हो जाता है, जैसे फ्लेमिंगोज और फिशेज। कुछ शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में ये compete करते हैं जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। कंपटीशन वहां पर भी होता है जहां पर एबंडेंट रिसोर्सेज हों, जैसे कि इंटरफेरेंस कंपटीशन नाम की एक चीज है, जिसमें फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशीज की कम हो जाती है दूसरे स्पीशीज की वजह से, इवन दो रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं। कंपटीशन का एविडेंसेस देखने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है एबिंगडन टॉर्टोइज का। गैलापागोस आइलैंड में एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि गोट्स को वहां ला दिया गया था। जब गोट्स को वहां लाया गया तो गोट्स का ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा था, तो गोट्स के ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से एबिंगडन टॉर्टोइज वहां पे उनकी ब्राउजिंग कैपेसिटी काफी कम हो गई, इनको खाना भरपूर नहीं मिल पाया एंड दे डाइड। इसके साथ ही एक टर्म है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं जब एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज होता है किसी भी स्पीशीज का, व्हेन द कंपीटिंग स्पीशीज इज रिमूव्ड। कहीं पर भी अगर दो कंपीटिंग स्पीशीज हैं उसमें से अगर एरिया को एक्सपैंड कर दिया जाए उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ऐसे में तो कंपटीशन खत्म किया जा सकता है। एक साइंटिस्ट थे कॉर्नेल नाम के, उनके कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। उन्होंने क्या किया, एक रॉकी सी कोस्ट पर दो बर्नकल के स्पीशीज को लिया। एक का नाम है बैलेनस, दूसरे का नाम है थैलेमस। बैलेनस लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज था और थैलेमस जो था वो स्मॉलर स्पीशीज था। ठीक, तो बैलेनस डोमिनेट कर लेता है इंटरटाइडल एरिया को और थैलेमस को वहां से एक्सक्लूड कर देता है। अब जब कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट में बैलेनस को रिमूव कर दिया गया था तो थैलेमस ने उस एरिया को कॉलोनाइज कर लिया। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। इसमें क्या हुआ,
इसमें ये कहते हैं कि किसी भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है, अगर वो सेम रिसोर्सेस के लिए फाइट कर रहे हैं किसी सेम एरिया में, तो वो लंबे टाइम तक सेम जगह पे कॉम्पीट करते हुए नहीं रहेंगे। कोई एक स्पीशी वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। मतलब जो सुपीरियर स्पीशी है वो धीरे धीरे जो इंफीरियर स्पीशी है उसको एलिमिनेट कर देगी। दिस में बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज बट नॉट अदरवाइज। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तभी ऐसा होगा, लेकिन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग का नाम दिया, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर दिया। इससे क्या हुआ, इन्होंने डिवाइड कर दिया लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग स्पीशीज के बीच में, ताकि कंपटीशन बचे ही ना। इन्होंने अलग अलग फीडिंग टाइम कर दिया, अलग अलग फॉरेजिंग पैटर्न कर दिया। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें एक साइंटिस्ट थे मैक अर्थुर, उन्होंने शो किया है कि कैसे 5 अलग अलग रिलेटेड स्पीशीज को जो सेम ही ट्री पे रहते थे उनके बीच में उन्होंने कंपटीशन अवॉइड करवाया, और कैसे वो को एग्जिस्ट करते थे आपस में उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से। देखो यहाँ पर जो स्मॉलर येलो बर्ड है ये पूरे ट्री पे फॉरेज करती है, मतलब पूरे ट्री पे ये अपना खाना खाती है। उससे बड़ी जो बर्ड है रेड वाली, ये इसके साथ रिसोर्सेस के लिए compete कर रही थी। तीसरे केस में इन्होंने क्या किया, रेड जो है यहाँ पर ये डोमिनेट कर रही है मिडिल में, क्योंकि मिडिल में यहाँ पर मोर एबंडेंट रिसोर्सेज है। येलो जो है वो अपना नीश अडाप्ट कर लेती है, ठीक, जो कि नीचे भी रह रही है और इधर ऊपर पे रह रही है, और रेड ने यहाँ कर लिया, तो यहाँ पर रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई है, फॉरेजिंग पैटर्न्स डिफरेंट हो गया है, जिसकी वजह से कंपटीशन को हटाया जा पा रहा है। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अलावा एक और इंटरैक्शन टाइप है जिसका नाम है पैरासिटिज्म, यानी कि इसमें एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा। पैरासाइट और होस्ट में क्या होगा, पैरासाइट को फायदा होगा और होस्ट को नुकसान होगा। बहुत सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर होस्ट पे ही वो फीड करेंगे, यानी सिंगल होस्ट स्पीशीज पे ही पैरासिटाइज करेंगे। ये साथ ही साथ को इवॉल्व करते हैं, मतलब पैरासाइट भी इवॉल्व करता है और होस्ट भी इवॉल्व कर जाता है। इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, देन द पैरासाइट आल्सो इवॉल्व्स मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट देम टू रिमेन विद द सेम होस्ट। मतलब अगर उस पैरासाइट को हटाने के लिए होस्ट ने अपने में कोई अगर मैकेनिज्म डेवलप किया, तो पैरासाइट भी उसके साथ ही अपने आप को को इवॉल्व कर लेता है, क्योंकि वो सेम होस्ट के साथ रहना चाहता है। पैरासाइट्स में कैसे कैसे एडेप्टेशंस होते हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स होता है, इनके पास एक एडहेसिव ऑर्गन होता है जैसे कि शक्कर, ताकि वो होस्ट के ऊपर चिपक के रह सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है, क्योंकि इसको तो पका पकाया खाना, डाइजेस्टेड वेल डाइजेस्टेड खाना मिल जा रहा है होस्ट से, तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हीरोडिनेरिया है, ये ब्लड लीच है, एस्केरिस है। देखो इसके अंदर सक्कर्स, लैम्प्रे का और ये लीच का। साथ ही साथ हेड लाइस जो होता है ये भी पैरासाइट की तरह है, किस्क्यूटा है। लाइफ साइकिल जो होती है पैरासाइट्स की, ये अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है, एक स्नेल है एक फिश है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मलेरियल पैरासाइट के बारे में भी हमने पढ़ा था, प्लाज्मोडियम, जिसको मस्कीटो चाहिए दूसरे होस्ट में फैलने के लिए, ठीक है। इसके 2 होस्ट थे, मस्कीटो एंड ह्यूमन। पैरासाइट जो होती है वो हार्म करती है होस्ट को, ये होस्ट के सर्वाइवल को रिड्यूस करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस करती है, ग्रोथ को रिड्यूस करती है और रिप्रोडक्शन को भी रिड्यूस करती है। साथ ही साथ ये होस्ट को फिजिकली वीक बनाती है और प्रेडेशन के लिए मोर वल्नरेबल बनाती है। 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। जो बॉडी के ऊपर पैरासाइटाइज करे उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे ह्यूमन लाइस, टिक्स जो डॉग पे होता है, ये सब बाहर से बॉडी के ऊपर आके चिपक के रहता है, इसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। जो बॉडी के अंदर रहे उसको कहेंगे इंडोपैरासाइट, जैसे राउंड वर्म, टेप वर्म, ह्यूमन लिवर फ्लूक। एक्टोपैरासाइट जो होता है ये एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करता है, लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, एक्टोपैरासाइटिक कोपीपॉड्स इन मेनी मेरीन फिशेस, कस्क्यूटा प्लांट ऑन हेज प्लांट्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जो मस्कीटो होती है फीमेल मस्कीटो, इसको हम पैरासाइट कंसिडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड को सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नीड करती है, ना कि फूड के लिए।
तो जो पैरासाइट के लिए हम अगर डेफिनेशन देते हैं तो हम कहेंगे कि पैरासाइट वो होता है जो फूड के लिए होस्ट पे डिपेंड करे, यानी होस्ट के ऊपर चिपक के उससे फीड ले अपना। अब एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स या आरबीसी में। इनका लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एक्टोपैरासाइट के मुकाबले, लेकिन इनका मॉर्फोलॉजी काफ़ी सिंपल होता है, एनाटॉमी काफ़ी सिंपल होता है, साथ ही साथ इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। इतनी बातें थी पैरासिटिज्म के बारे में। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का, जो कि बर्ड्स में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक पैरासिटिक बर्ड होती है जो अपना एग ले कर देती है किसी और बर्ड के नेस्ट में, अपने होस्ट बर्ड के नेस्ट में, और जो होस्ट बर्ड होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये मेरा अंडा है या नहीं, तो वो अपना जो पैरासाइट के एग्स हैं उनको भी इंक्यूबेट करती है। इवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ कि जो पैरासिटिक बर्ड्स हैं उनके एग्स ऐसे रिजेंबल करने लगे कि वो होस्ट के एग जैसा ही दिखे, ताकि होस्ट उनको पहचान के हटा ना दे। इसीलिए जो होस्ट बर्ड होती है वो फॉरेन एग्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रूड पैरासिटिज्म देखा जाता है कुकू एंड क्रो के बीच। इसके अलावा जो इंटरैक्शन है उसमें एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, जीरो लिखते हैं हम। इसमें एक एग्जाम्पल है ऑर्किड का। ऑर्किड जो है वो मैंगो ब्रांच पे इपिफाइट की तरह ग्रो करती है, तो ऑर्किड को फायदा है, मैंगो को ना फायदा ना नुकसान। ऐसे ही बर्नेकल्स हैं जो कि वेल के बैक पे ग्रो करते हैं, वेल को इससे ना फायदा ना नुकसान होता है, बर्नेकल्स को फायदा होता है। ऐसे ही कैटल अर्गट है एक, और एक ग्रेजिंग कैटल है। अर्गट जो है वो फॉरेज करती है वहां पर जहां पे कैटल्स ग्रेज कर रहे होते हैं। जैसे जैसे कैटल्स मूव करते हैं उसके पीछे जो वेजिटेशन होता है उसमें से कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, जिसके ऊपर कैटल अर्गट फीड करती है। ऐसे अगर कैटल अर्गट खुद से जाए ढूंढने के लिए तो उसको इंसेक्ट्स ढूंढना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जो कैटल ग्रेज कर रहे हैं वो उसके लिए ईजी कर देते हैं खाना खाना। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है सी एनीमोन और क्लाउन फिश का। क्लाउन फिश को फायदा होता है, सी एनीमोन को ना ही फायदा ना ही नुकसान। स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो है सी एनीमोन का, ये क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर्स से, इस जिससे क्लाउन फिश के लिए फायदा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। सी एनीमोन को ना फायदा है और ना ही नुकसान है। इसके अलावा म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का ही फायदा होता है, जैसे कि लाइकेन है। लाइकेन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस और एल्गी के बीच में। इसके अलावा माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक एसोसिएशन है फंगाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। इसमें क्या होता है, फंगाई जो है वो प्लांट को हेल्प करती है सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, साथ ही साथ प्लांट जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स देता है। तीसरा, प्लांट और एनिमल के बीच में म्यूचुअलिज्म पॉलिनेशन के थ्रू भी देखा जा सकता है और सीड डिस्पर्सल के थ्रू भी। एग्जाम्पल फिग ट्रीज और वास्प। फिग ट्री पॉलिनेट सिर्फ अपने पार्टनर वास्प से होती है, किसी और स्पीशीज से नहीं होती पॉलिनेट। फीमेल वास्प क्या करती है, पॉलिनेट करती है फिग को, साथ ही साथ फिग उसको ऑफर करती है सीड्स, ठीक है, एज फूड फॉर द वास्प लार्वा। इसके अलावा ऑर्किड्स में भी देखा जाता है फ्लोरल पैटर्न में डाइवर्सिटी। ये राइट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें बीज और बम्बल बीज होता है जो उनका पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं। सभी ऑर्किड्स अपने पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड्स नहीं देते। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है सेक्सुअल डिसीट का। ये देखा जाता है ओफाइरस में। इस फ्लावर का एक पेटल जो है वो फीमेल बी के जैसा ही रिजेंबल करता है, तो मेल भी उस पे आता है और स्यूडो कॉपुलेट करता है विथ फ्लावर, और उससे क्या होता है कि उसके ऊपर पॉलन चिपक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस बी को सेक्सुअल डिसीट होता है, यानी कि धोखा होता है। डिसीट का मतलब धोखा। इसको लगा था कि फीमेल बी है, जबकि उस फ्लावर ने अपने एक पेटल को फीमेल बी जैसा दिखाया। इससे क्या हुआ, फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया। अब इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस स्लाइटली ड्यूरिंग इवोल्यूशन, अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो पॉलिनेशन का सक्सेस कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट भी तुरंत ही इवॉल्व नहीं कर पाएगी। ठीक,
इसीलिए ऑर्किड फ्लावर को भी की को इवॉल्व करना पड़ेगा अपने पेटल्स को। जैसे जैसे फीमेल बी में इवोल्यूशन आएगा, वैसे वैसे फ्लावर को भी अपने पेटल्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट इंटरेक्शन है एमेंसिलिज्म का, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। एमेंसिलिज्म में किसी एक स्पीशीज को हार्म होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता है, ना बेनिफिट ना हार्म। इसका एग्जांपल सिंपली आपकी एनसीईआरटी वैसे नहीं देती, बट सिंपल आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब भी कोई कैटल ग्रेज करती है तो वो ग्रास को ट्रैम्पल कर देती है, ग्रास को कुचल देती है, जिससे कि ग्रास का नुकसान है, लेकिन उस कैटल का ना फायदा है ना नुकसान है। इस तरह के इंटरेक्शन को हम एमेंसिलिज्म कहेंगे। अब इसके साथ हम आ जाते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ही प्रोबेबल है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन से डिनोट करते हो, किसी एरिया में किसी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स हैं, जिसको पॉपुलेशन कहते हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो कंप्लीटली आप लिख सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे नंबर काउंट करते हैं, कहाँ कहाँ पे बायोमास देखते हैं, कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैसे मेजर करते हैं, वो तरीके लिखेंगे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जहाँ पे दो स्पीशीज का ऐसा इंटरेक्शन जहाँ दोनों को फायदा हो। कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग के से डिनोट कर रहे थे। नेम एनी टू बायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, बायोटिक फैक्टर में आप लिख दोगे जैसे दैट अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में से कोई भी दो बायोटिक फैक्टर के बारे में आप लिख देंगे। इमिग्रेशन क्या है, किसी भी जोग्राफिकल एरिया से इंडिविजुअल्स का चले जाना, वहां से एग्जिट कर जाना इज इमिग्रेशन। पैरासिटिज्म का आप एग्जाम्पल दे देंगे, पैरासाइट। लाइस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, टिक्स दे सकते हैं डॉग के ऊपर। एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट के बीच क्या डिफरेंस है, जो बॉडी सरफेस पे हो वो एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर हो वो इंडोपैरासाइट। फुल फॉर्म ऑफ जे शेप्ड एंड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व क्या था, जे शेप्ड होता था हमारा एक्सपोनेंशियल, और एस शेप्ड होता है हमारा सिग्मॉइड कर्व, और एस शेप्ड होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। डिफाइन एज पिरामिड, एज पिरामिड क्यों होता है, एज पिरामिड डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, मेल्स और फीमेल्स कितने प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन में, उसको डिफाइन करने के लिए एज पिरामिड्स ड्रॉ किया जाता है, जो कि 3 तरह के पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स तीनों अलग अलग जो अभी हमने देखा वो आपको करके दिखाना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन दोनों का नुकसान, प्रेडेशन एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म भी एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसिलिज्म एक का फायदा दूसरे का कुछ भी नहीं, एमेंसिलिज्म एक का नुकसान दूसरे का कुछ भी नहीं। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन लिख देंगे, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल अडेप्टेशन, सारे एग्जांपल्स के साथ जो भी हमने डिटेल में पढ़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी को 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन। एज पिरामिड बना करके दिखा देंगे, इसके टाइप्स जो थे स्टेबलाइजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तीनों ही बना करके दिखाएंगे विद डायग्राम। प्रेडेशन को डिस्कस करना है, प्रेडेटर्स, प्रेडेटर का क्या सिग्निफिकेंस है इकोसिस्टम में वो बताएंगे। अबायोटिक फैक्टर का इफेक्ट दिखाएंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, तीनों का ही। अगर यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो यहाँ पे सॉइल का भी दिखा देंगे हम। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है वो किस में देखने को मिलता है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का कुछ भी नहीं। कैटल और अर्गट का हमने एग्जाम्पल देखा था। व्हाट इज द शेप ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एस शेप्ड बन के आता है। गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहती है कि दो स्पीशी सेम नीश को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पे फ्लड नहीं है, अर्थक्वेक नहीं है, कंपटीशन है, टेम्परेचर नहीं है। तो अगर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर की बात की जाए तो वहां हम कंपटीशन लिखेंगे। एलेंस रूल में क्या होता है, कान छोटे और लिम्स छोटे, ये होता है पोलर मैमल्स के लिए। कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए कहते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रेडेशन, प्रीडेटर्स क्या करती है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, प्रीडेटर पॉपुलेशन डिक्रीज प्रे पॉपुलेशन, ऑब्वियसली ये प्रे पॉपुलेशन को खाती है, जिससे कंट्रोल में रखती है उनके पॉपुलेशन को। इट ड्राइव्स नेचुरल सिलेक्शन, इसमें सारे ही स्टेटमेंट्स ठीक है प्रेडेशन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक अडाप्टेशन, ब्राइट कलरेशन, थिक फर, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या वेब्ड फीट। तो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि एक पैरासिटिक अडाप्टेशन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंसेलिज्म? एमेंसेलिज्म में एक पेनिसिलियम और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पेनिसिलियम के प्रेजेंस में बैक्टीरिया का तो नुकसान हो जाता है लेकिन पेनिसिलिन को कुछ भी नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल है एमेंसेलिज्म का। तो इतनी चीजें थी हमारे इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।